अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ रिलेटेड टू पीआरडी डायग्राम। ठीक है। लास्ट लेक्चर जो हमारा था डेटाबेस हमने शुरू की थी, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि बेसिकली डेटाबेस क्या होता है। उसके बाद फिर हमने ये डिस्कस किया था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस के जो मॉडल्स थे, जिसमें हमने नेटवर्क मॉडल, वेरिकल हो गया, उसके बाद रिलेशनल डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ठीक है, ये सारे हमने चीज़ें डिस्कस किए थे। अब आज का जो लेक्चर है वो टोटली बेस्ड है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम या ईआर मॉडल भी आप इसको कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक डेटाबेसेस का हम ईआरडी किस तरह डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, थोड़ा आप कह सकते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और मोस्टली आपके जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव टेस्ट होते हैं उसके अंदर भी ये आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि ईआरडी या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसको डेवलप किया गया था पीटर चंद ने। ठीक है, और उसको पब्लिश किया था पेपर के अंदर 1976 के पेपर में। ठीक है, अब ईआरडी मॉडल या डायग्राम क्या है। ये बेसिकली आपका एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल मीन्स कि आपका डेटा एक डेटाबेसेस के अंदर किस तरह स्टोर होगा, और डेटा का आपस में क्या रिलेशन होगा, और उसके आपस में किस तरह एक एट्रीब्यूट दूसरा एट्रीब्यूट के साथ किस तरह आपस में लिंक होंगे। ठीक है, मैंने रिसेंटली आपको बताया था कि रिलेशनल डेटाबेस, अभी जो हम डिस्कस करेंगे ये ओवरऑल हमारा रिलेशनल डेटाबेस है। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस का मतलब क्या है कि जब आप डेटा को रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर स्टोर करते हैं तो उस डेटाबेस की आपस में जो एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ रिलेशनशिप क्रिएट होता है। ठीक है, उसको हम रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। अब सेम एज इट इज़ ईआर मॉडल जब आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ओवरऑल जो एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ किस तरह रिलेशन है, या एक एट्रीब्यूट का दूसरे एट्रीब्यूट के साथ क्या रिलेशन है, और डेटा किस फॉर्म में किस तरह स्टोर्ड होगा आपके डेटाबेसेस के अंदर, ये बेसिकली आपका ओवरऑल एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल मॉडल के अंदर, या आप ये कह सकते हैं कि ईआर मॉडल के अंदर हम क्या करते हैं कि बेसिकली हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि आपका डेटा किस तरह रिलेटेड है। ठीक है, जब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि आपका डेटा आपस में किस तरह रिलेट होगा, तो आप उसको फिर इजीली उसके लिए डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपकी डेटाबेसेस है बेसिकली आपकी रियल वर्ल्ड जो आपके प्रॉब्लम है उसकी बेसिस के ऊपर होता है। कोई भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसका जो डेटाबेस आप क्रिएट करते हैं तो उसका डेटा उसके अंदर किस तरह स्टोर होगा, उसकी बेसिकली आप एक विजुअलाइजेशन करते हैं या परसेप्शन करते हैं। अब हर बंदे की एक अपनी डिफरेंट जो है ना वो एक थिंकिंग होती है, एक डिफरेंट परसेप्शन होती है उसकी, तो हर बंदे का ईआरडी मॉडल अपने लिहाज से डिफरेंट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि एंटिटीज़ क्या है। ठीक है, अगर मैं एंटिटीज़ की बात करता हूँ, ठीक है, आगे मैं जाके इसको डिटेल एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो एंटिटी बेसिकली आपके एक ऑब्जेक्ट है, आपके एक चीज़ है रियल वर्ल्ड का। ठीक है, रियल वर्ल्ड का मतलब क्या है कि मैं अगर बात करूँ कि बुक है, ठीक है, बुक आपकी एक एंटिटी है। ठीक है, स्टूडेंट आपकी एक एंटिटी है, कोर्स आपका एक एंटिटी है, यूनिवर्सिटी के अगर डेटाबेस आपने बनाई तो यूनिवर्सिटी आपकी एक एंटिटी है। इसी तरह अगर बैंक का आपने डेटाबेस बनाई है तो बैंक जो है वो आपकी एक एंटिटी है। ठीक है, अब ईआरडी के अंदर जो सिंबल्स यूज़ होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से सिंबल होते हैं। ठीक है, और उसको हम किस टाइम ड्रॉ करते हैं, या उस फिगर को या शेप को हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है, अगर आपने एक एंटिटी ड्रॉ करनी है ईआरडी के अंदर, तो सबसे पहले जो है वो आप रेक्टेंगल की शेप में जो है ना एंटिटी को हम हमेशा रेक्टेंगल की शेप के अंदर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चाहे लेट सपोज अगर एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट की एंटिटी है, तो आप रेक्टेंगल के अंदर स्टूडेंट लिख देंगे। ठीक है, तो इससे वो अंडरस्टैंड हो जाता है कि बेसिकली जो भी चीज़ रेक्टेंगल के अंदर होती है तो इसका मतलब ये है कि ये एक एंटिटी है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट आता है वीक एंटिटी, ठीक है। अगर एक वीक एंटिटी है आपके टेबल, आपके डेटाबेसेस के अंदर, तो उसको आप वीक एंटिटी को डबल रेक्टेंगल के अंदर आप उसको मेंशन करेंगे, ठीक है। जो भी उसका नेम है वो आप इनसाइड जो आपका रेक्टेंगल है उसके अंदर वो नेम आपने लिखना है, ठीक है। इसको आगे जाके आपको मैं डिटेल एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगा कि एक एंटिटी क्या होती है, वीक एंटिटी क्या होती है। अब फॉर अ टाइम भी आप इसकी ना जस्ट ये सिंबल्स याद रखिएगा, ठीक है, कि हर एक को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से सिंबल यूज़ होते हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ठीक है। एट्रीब्यूट, अगर किसी चीज़ को आपने रिप्रेजेंट करना है एज अ एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट को आप इस इलिप्स या ये जो आपके इलिप्स टाइप की जो शेप है, आपने उसको इस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। उसका नेम आपने इनसाइड, यहाँ पर मैंने एट्रीब्यूट जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने उस एट्रीब्यूट का नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद अगर वो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने डबल इलिप्स यूज़ करना है, और इनसाइड इलिप्स के अंदर आपने उस मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट का नेम लिखना है। उसके बाद कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट अगर है, ठीक है, तो कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स को आपने किस तरह रिप्रेजेंट करना है। ये आपका सर्कल है, यहाँ से आपने लाइंस लगाने हैं, तो उस एट्रीब्यूट का नेम लिखना है इनसाइड, और उसके जो मज़ीद जो उसकी डिवीज़न है उसको आपने इस तरह रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद अगर एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी के साथ रिलेशनशिप आपने क्रिएट करनी है, तो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो हम डायमंड का सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर एक वीक रिलेशनशिप है एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी के साथ, या एक टेबल आप कह सकते हैं दूसरे टेबल के साथ आपस में एक वीक रिलेशनशिप है, तो वीक रिलेशनशिप को ईआर डायग्राम के अंदर या ईआर मॉडल के अंदर हम ये डबल डायमंड सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इनसाइड आप उस वीक एंटिटी या वीक का नाम या वीक रिलेशनशिप का नाम आपने इनसाइड लिखना, ठीक है। उसके बाद अगर आपका एक डिराइव एट्रीब्यूट है, तो डिराइव एट्रीब्यूट को आप इस डॉटेड सर्कल से या डॉटेड इलिप्स शेप से आपने उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। आई होप आपको ये सिंबल समझ आ गए होंगे। आगे मैं इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले है ईआरडी मॉडल के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी एंटिटी है। एंटिटी क्या चीज़ है, ठीक है। एंटिटी जो है वो बेसिकली आपकी एक थिंग है या चीज़ है कोई भी रियल वर्ल्ड में, या कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट करता है आपके रियल वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल दी, ठीक है, आपका स्टूडेंट अगर है, ठीक है, आपने एक स्टूडेंट के लिए डेटाबेस बनाना है, तो स्टूडेंट आपकी एक एंटिटी है। अगर आपने एक एम्प्लॉय के रिकॉर्ड के लिए डेटाबेस बनाना है, तो एम्प्लॉय आपका एक एंटिटी है। अगर आपने बैंक सिस्टम के लिए कोई डेटाबेस बनाना है, ठीक है, तो बैंक के नाम से जो आपका टेबल बनेगा, ये बैंक जो है ये आपका एक एंटिटी है। इसी तरह अगर आपने बुक्स लाइब्रेरी के अंदर बुक स्टोर है, तो बुक के नाम से जो आपकी एक टेबल बनेगा जहाँ पर आपने डेटा स्टोर किया है बुक से रिलेटेड, तो बुक जो है वो आपकी एक एंटिटी है, ठीक है। इसी तरह अगर यूनिवर्सिटी के लिए आपने एक डेटाबेस बनाया हुआ है, तो यूनिवर्सिटी का डेटा को आपने इस टेबल के अंदर स्टोर किया हुआ है, तो यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी एक एंटिटी है। तो इस तरह अगर हम इसको डिफ़ाइन करें, तो ये क्या है कि एक एंटिटी क्या होती है, आपकी एक थिंग्स है या एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर इन डेटाबेसिस की टर्म में हम बात करते हैं, ठीक है, कि एक एंटिटी क्या है, तो वो आपका एक टेबल जो है वो उसके अंदर जो डेटा स्टोर्ड है वो आपकी एक एंटिटी है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो इस यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें, स्टूडेंट अगर आपकी एक एंटिटी है, तो स्टूडेंट्स को मैं ईआरडी डायग्राम के अंदर किस तरह रिप्रेजेंट करूँगा, मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड्स के अंदर बताया, ठीक है, कि एक एंटिटी को हम बेसिकली किस डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल से, रेक्टेंगल के सिंबल से हम एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपकी एक एंटिटी है, तो एंटिटी जब आप एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एक ईआरडी ड्रॉ करेंगे, तो ईआरडी को ड्रॉ करने के लिए आपने एंटिटी को इस रेक्टेंगल शेप के अंदर रिप्रेजेंट करना है, और उसका नेम जो है वो आपने इस शेप के अंदर लिखना है। अब एंटिटी सेट क्या होता है, ठीक है। एंटिटी सेट एक आपकी एंटिटी है, लेट्स सपोज स्टूडेंट है, ठीक है, ये आपकी एक एंटिटी हो गई। अब एंटिटी सेट क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा आपने एक टेबल के अंदर स्टोर किया हुआ, तो ये आपकी एक एंटिटी सेट हो गया। किस तरह, आप इस टेबल के अंदर अगर आप देखें,
ये एक स्टूडेंट्स का टेबल है, ठीक है। इस स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर ये स्टूडेंट जो है ये आपकी एक एंटिटी होगी। अब इसके अंदर अली, शहजाद एंड हसन, ये मैंने 3 स्टूडेंट्स के नेम जो है इसके अंदर स्टोर किए हैं, या आप ये कह सकते हैं कि 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिसका डेटा स्टोर हुआ होगा। तो ये तमाम स्टूडेंट्स जो है, ठीक है, इसको हम एक एंटिटी सेट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं कि एंटिटी सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज़, ठीक है, डेट शेयर द सेम एट्रीब्यूट्स, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक स्टूडेंट आपकी एक एंटिटी है, तो उससे रिलेटेड जितने भी उसके स्टूडेंट्स हैं वो तमाम आपका एक एंटिटी सेट बन जाएगा। उसके बाद आपका आता है कि ठीक है, हमारे पास टाइप्स ऑफ एंटिटीज़ आती हैं। सबसे पहले जो चीज़ है वो आपकी है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो टाइप्स है वो आपकी है वीक एंटिटी। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या है? वो एंटिटी, ठीक है, जिसको हम एज अ प्राइमरी की यूज़ करें या एज अ कैंडिडेट की यूज़ कर सकते हैं। उस एंटिटी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, सॉरी, वो एट्रीब्यूट, ठीक है, जिसको हम एज अ प्राइमरी की या एज अ कैंडिडेट की के तौर पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब प्राइमरी की ये क्या है, कैंडिडेट की क्या है, आगे मैं इसको डिटेल एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ये देखें एक टेबल है। टेबल के अंदर सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि टेबल के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। आपकी कॉलम्स जो है, लेट्स सपोज इस एंटिटी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो आपके एट्रीब्यूट कहलाते हैं। अब एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं? रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स, एड्रेस। तो ये आपके तमाम क्या हैं? एट्रीब्यूट्स हैं। किसके एट्रीब्यूट्स हैं? इस स्टूडेंट्स एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या है कि वो एट्रीब्यूट जो कि एज अ प्राइमरी की के तौर पर यूज़ हो या एज अ कैंडिडेट के तौर पर यूज़ हो। अब प्राइमरी की क्या होता है? वो की जो आपके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करें। यूनिकली आइडेंटिफाई का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर हम देखें, रोल नंबर आपका वो एट्रीब्यूट है जो कि हर एक स्टूडेंट्स का डिफरेंट होता है। ये कभी भी रिपीट, किसी भी एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए रिपीट नहीं हो सकता। तो वो कॉलम या वो एट्रीब्यूट, ठीक है, जो कि एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स या एक से ज़्यादा एंटिटीज़ के लिए अगर हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, उस वैल्यू को, तो वो वाला कॉलम या वो एट्रीब्यूट आपका एक प्राइमरी की के तौर पर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रोल नंबर जो है वो हर स्टूडेंट्स का डिफरेंट होगा, तो इसको हम एज अ प्राइमरी की कंसीडर करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप डेट ऑफ बर्थ को आप देखें, तो डेट ऑफ बर्थ जो है एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स का रिपीट हो सकता है, ठीक है, मे बी 2 स्टूडेंट्स की सेम डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। इसी तरह कोर्स का अगर आप देखें तो एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सेम कोर्स उठाया होगा, ठीक है, तो ये भी रिपीट हो सकता है। उसके बाद एड्रेस, 2 स्टूडेंट्स का एक से ज़्यादा जो है ना मीन सेम लोकेशन का एड्रेस हो सकता है। तो इसलिए इन तमाम एट्रीब्यूट्स को हम एज अ प्राइमरी की के तौर पर कंसीडर नहीं कर सकते। सिर्फ हमने वो वाला एट्रीब्यूट एज अ प्राइमरी की कंसीडर करना है जो कि आपके टेबल के अंदर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करें, जिसकी वैल्यूज़ रिपीट ना हो एक से ज़्यादा एंटिटी के लिए, ठीक है। अब यो आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है। एन एंटिटी, ठीक है, सेट हैविंग एन एट्रीब्यूट विच कैन बी यूज्ड एज कैंडिडेट की और प्राइमरी की, ठीक है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि बेसिकली प्राइमरी की क्या होती है। अब दूसरी जो हमारी टाइप्स आती है वो आपकी है वीक एंटिटी। अब वीक एंटिटी कौन सी होती है? वो एंटिटी या वो टेबल जिसके अंदर कोई इस तरह का एट्रीब्यूट ना हो जो कि आपके डेटा को या आपके टेबल के अंदर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। किस तरह? यहाँ पर इस टेबल के अंदर हम दोबारा आते हैं। अगर मैं यहाँ से ये वाला कॉलम हटा दूँ, रोल नंबर वाला, ठीक है, तो पीछे आपके पास नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स, एड्रेस, ठीक है। तो अब इस नेम से या इस डेट ऑफ बर्थ से या कोर्स से या एड्रेस से आप किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह के एंटिटीज़, ठीक है, जिससे आप किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उस एंटिटी को हम वीक एंटिटी कहते हैं,
ठीक है। तो अगर टेबल के अंदर कोई ऐसा एट्रीब्यूट मौजूद नहीं है जिससे किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई अगर हम कर सकें, तो उस एट्रीब्यूट को या उस एंटिटी को हम वीक एंटिटी कहते हैं। अब वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं, यह आपके डबल रेक्टेंगल, ठीक है। इस इनसाइड रेक्टेंगल के अंदर आप उस एंटिटी का नेम लिखेंगे, ठीक है, जिस एंटिटी का कोई यूनिकली रिकॉर्ड या यूनिकली एट्रीब्यूट नहीं है। उसके बाद बेसिक टर्मिनोलॉजी में नेक्स्ट जो चीज़ थी वो आपका एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि बेसिकली वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो किसी भी एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जिस तरह एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स का एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसने कौन कौन से कोर्सेज उठाए हुए हैं, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। तो ये तमाम जितने भी प्रॉपर्टीज़ है एक एंटिटी से रिलेटेड, ठीक है, ये तमाम उसके एट्रीब्यूट कहलाते हैं। दूसरी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, अगर एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, उस यूनिवर्सिटी का नेम, यूनिवर्सिटी का एड्रेस, यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम ऑफ़र करवा रही है, ठीक है, ये तमाम उसके बेसिकली एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स हमारे पास हैं, ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ है वो है सिंपल एंड कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स, सिंगल वैल्यू एंड मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, स्टोर्ड एंड डिराइव एट्रीब्यूट। इन तमाम को मैं सिंबल्स मैंने आपको बता दिए थे कि एक एट्रीब्यूट को हम सर्कल या इलिप्स से शो करते हैं। उसके बाद सिंपल एट्रीब्यूट को हम किस तरह शो करते हैं वो पीछे सिंबल्स मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिए। अब सबसे पहले जो चीज़ है वो आपका है सिंपल एंड कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। सिंपल एंड कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, सिंपल एट्रीब्यूट वो आपका वो एट्रीब्यूट होता है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। जिस तरह लेट्स सी नेम आपका हो गया, एज हो गया, सैलरी हो गई, ठीक है, ये वो एट्रीब्यूट है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट कौन सा होता है, वो एट्रीब्यूट जिसको आप सब डिवाइड कर सकते हैं, वो एट्रीब्यूट जिसको आप मज़ीद सब डिवाइड कर सकते हैं, उस एट्रीब्यूट को हम कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। अगर इस एग्जांपल के अंदर हम देखें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ये स्टूडेंट की आपकी एक एंटिटी है, ठीक है, ये तमाम इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और एंटिटी को हम इस रेक्टेंगल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर यहाँ पर आप देखें, नेम एक वो एट्रीब्यूट है जिसकी मज़ीद सब डिवीज़न आपने नहीं की, तो जिसकी मज़ीद सब डिवीज़न आप नहीं कर सकते उस एट्रीब्यूट को हम सिंपल एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड डेट ऑफ बर्थ अगर आप देखें तो ये भी एक सिंपल एट्रीब्यूट है। एड्रेस अगर आप देखें तो एड्रेस की मज़ीद सब डिवीज़न हो सकती है, किस तरह, स्टेट आपका हो गया, सिटी आपका हो गया, स्ट्रीट आपका हो गया, जिप कोड हो गया, तो ये तमाम जो है इसकी मज़ीद सब डिवीज़न है इस एट्रीब्यूट की। तो वो एट्रीब्यूट जिसकी आप मज़ीद सब डिवीज़न कर सकते हैं या जिसकी मज़ीद सब डिवीज़न हुई हो, उस एट्रीब्यूट को हम कॉम्पोजिट जो है एट्रीब्यूट हम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है, ठीक है, सिंगल वैल्यू एंड मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ठीक है। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स, ठीक है, वो एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है, जिसकी सिंगल वैल्यू होती है, ठीक है। सिंगल वैल्यू मीन्स जैसे मैंने आपको कहा कि डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो किसी भी स्टूडेंट्स का जो है वो एक ही स्टूडेंट का एक ही डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एक से ज़्यादा मीन्स के एक स्टूडेंट्स का दो डेट ऑफ बर्थ तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो वो एट्रीब्यूट जिसकी सिंगल वैल्यू हो, ठीक है, अगर एक स्टूडेंट अली है तो अली की डेट ऑफ बर्थ अगर 1993 है तो 1993 ही उसकी बर्थ होगी, ऐसे नहीं हो सकता कि 1993 भी उसकी डेट ऑफ बर्थ हो और 1994 भी उसकी डेट ऑफ बर्थ हो। तो एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी सिंगल वैल्यू हो तो उसको हम सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कहते हैं। इसी तरह मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, वो एट्रीब्यूट, ठीक है, जिसके एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकते हैं, तो उस एट्रीब्यूट को हम मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कह सकते हैं। किस तरह, अगर एक पर्सन है उसके दो या दो से ज़्यादा उसके पास फ़ोन नंबर्स हैं, ठीक है, हो सकते हैं, तो दो से ज़्यादा फ़ोन नंबर उसकी क्या है, मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। तो वो एट्रीब्यूट जिसके एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हों या, ठीक है, उनको उस एट्रीब्यूट को हम बेसिकली मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कहते हैं।
और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को हम ERD डायग्राम के अंदर इस इलिप्स टाइप सर्कल की तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर आपने उस एट्रीब्यूट का नेम लिखना होता है। तीसरी जो एट्रीब्यूट हमारे पास है वो है स्टोर एंड डिराइव एट्रीब्यूट। अब स्टोर एट्रीब्यूट कौन सा होता है? वो एट्रीब्यूट जो कि फिज़िकली डेटाबेस के अंदर स्टोर हो सकता है या स्टोर हुआ होता है, उस एट्रीब्यूट को हम स्टोर एट्रीब्यूट कहते हैं। ऑन द अदर हैंड डिराइव एट्रीब्यूट कौन सा होता है? जिसको आप फिज़िकली डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, दूसरे एट्रीब्यूट की बेस के ऊपर आप उसको कैलकुलेट करते हैं। किस तरह? जिस तरह एक पर्सन है, ठीक है, एज जो है हम अगर हमने डेटाबेस के अंदर नहीं लिखी हुई तो एज को हम उसकी डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एज जो आपकी है ये आपका एक डिराइव एट्रीब्यूट है जिसको हमने फिज़िकली डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं किया, लेकिन डेट ऑफ बर्थ जो है अगर हमने उसकी डेट ऑफ बर्थ स्टोर की है तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो उसकी बेसिकली स्टोर एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो स्टोर एट्रीब्यूट क्या होता है? वो एट्रीब्यूट जिसको आप एक डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं या स्टोर किया होता है आपने, ठीक है, लेकिन वो एट्रीब्यूट जिसको आपने डेटाबेस टेबल के अंदर स्टोर नहीं किया, लेकिन उसकी वैल्यू आप किसी और एट्रीब्यूट की बेस के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो एट्रीब्यूट आपका डिराइव एट्रीब्यूट कहलाता है। तो डिराइव एट्रीब्यूट को हम इस डॉटेड इलिप्स से या डॉटेड इलिप्स सर्कल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आप ओवरऑल एक यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम की अगर आप ERD देखें तो ERD किस तरह बनी हुई है? कोर्स एक एंटिटी है, डिपार्टमेंट एक अलग एंटिटी है, उसके बाद सेक्शन की एक अलग एंटिटी है, इंस्ट्रक्टर की अलग एंटिटी है, स्टूडेंट्स की अलग एंटिटी है। ये जितने भी आपको रेक्टेंगल नज़र आ रहे हैं ये तमाम एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि इसके अंदर जो है एट्रीब्यूट्स को सर्कल से रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ, तो आप एट्रीब्यूट्स इसके हैं कोर्स वाले के, कोर्स ID उसका एट्रीब्यूट है, टाइटल उसका एट्रीब्यूट है, उसके बाद क्रेडिट हार जितने भी है वो उसका एट्रीब्यूट है। आप इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कोर्स लिख के उससे आगे आप लाइंस में सर्कल ड्रॉ करके उसके अंदर भी आप लिख सकते हैं, जो कि प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर मैंने आपको बताया। या आप पे डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है, आप दोनों स्टाइल्स के अंदर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब अगर आप देखें ये कोर्स एक एंटिटी है, सेक्शन एक अलग एंटिटी है, टाइम स्लॉट एक अलग एंटिटी है, स्टूडेंट्स एक अलग एंटिटी है, डिपार्टमेंट एक अलग एंटिटी है। अब इन एंटिटीज़ का आपस में एक रिलेशनशिप है, तो उस रिलेशनशिप को यूज़ करने के लिए या रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं उस सिंबल को हम डायमंड सिंबल कहते हैं। अब अगर आप इधर देखें ये इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर का सेक्शंस के साथ रिलेशनशिप है। कैसे रिलेशनशिप है? इंस्ट्रक्टर क्या करता है? टीच करता है सेक्शंस को। कौन कौन से सेक्शन को? उनके एट्रीब्यूट से लिखे हुए, ठीक है, उसकी ID लिखी हुई है, उसके बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हुई है। तो ये टीच आपका मीन्स कि ये आपके जो डायमंड का सिंबल है ये आपकी रिलेशनशिप शो करता है एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी के साथ। तो रिलेशनशिप इस डायग्राम के अंदर जो आपका ये डायमंड है, डायमंड सिंबल के अंदर आपने वो वाला वर्ड या वो वाला वर्ब आपने लिखना होता है जिससे आप एक टेबल को या एक एंटिटी को दूसरे टेबल या दूसरे एंटिटी के साथ आप रिलेट करने जा रहे हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें इन दोनों का जो रिलेशन है इंस्ट्रक्टर एंड डिपार्टमेंट एंटिटी का, इसको इस डायमंड सिंबल्स के थ्रू हमने रिलेट किया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली एक रिलेशनशिप क्या होती है, एक एंटिटी क्या होती है, एक एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक है। तो कोई जब भी आपने अगर किसी भी सिस्टम के लिए एक ERD बनाना है तो आप ERD इस तरह बना सकते हैं, ठीक है, उसके डिफरेंट वैल्यूज़ को देख के। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि डेटाबेसेस के अंदर कीज़ क्या होती हैं, ठीक है। पिछले में आपको बता चुका हूँ कि अब की क्या है, ठीक है। की जो डेटाबेस के अंदर है, ठीक है, इज़ अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा वो वाला एट्रीब्यूट जिसको आप यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं टेबल के अंदर। किसी भी रिकॉर्ड को अगर आपने टेबल के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, तो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए हम एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। तो वो एट्रीब्यूट जिसको आप एक यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं उन एट्रीब्यूट्स को हम
की बना सकते हैं या की कह सकते हैं। अब इस टेबल के अंदर अगर आप देखें रोल नंबर, ठीक है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स, एड्रेस, ये तमाम आपकी बेसिकली क्या है, ये तमाम आपके एट्रीब्यूट्स हैं। अब इनमें से हमने देखना है कि हम कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को उठा के या कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को की बना सकते हैं जिससे हम एक डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करें डेटाबेस के अंदर। अब अगर आप देखें रोल नंबर जो है, रोल नंबर आपके वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है, ठीक है। नेम नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स के सेम नेम हो सकते हैं। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ जो है बाज़ औक़ात कर सकती है, बाज़ औक़ात नहीं कर सकती। अब ये डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए हम की क्या होते हैं, ए वो एट्रीब्यूट, ठीक है, या वन से ज़्यादा वो वाले एट्रीब्यूट जिसको आप यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करें विद इन अ टेबल के अंदर। अब टाइप्स ऑफ कीज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो आपकी की है वो आपके सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की एंड फॉरेन की, ठीक है। सुपर की क्या होता है, ठीक है। सुपर की जो आपके पास है बेसिकली इज़ अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड विद इन अ टेबल, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा वो एट्रीब्यूट जिसको आप टेबल के अंदर यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकें। एग्जाम्पल अगर आप देखें, जिस तरह आपका रोल नंबर है, नेम है, कोर्स है, एड्रेस है, ठीक है, तो ये तमाम को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये तमाम आपके एज ए सुपर की कहलाएंगे। इसी तरह अगर रोल नंबर को खाली सिंपल आपने रोल नंबर को यूज़ करना है तो रोल नंबर सिंपल भी आपका एज सुपर की कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम इसके लिए आए, रोल नंबर है, ठीक है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, कोर्स है, एड्रेस है। अगर इन तमाम को आप कंबाइन करके किसी भी डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं टेबल के अंदर, तो उस इन तमाम को हम बेसिकली क्या कहेंगे, सुपर की कहेंगे। या अगर आप खाली सिंगल रोल नंबर को यूज़ कर रहे हैं किसी भी डेटा को या रिकॉर्ड को फाइंड आउट करने के लिए, तो ये सिंगल जो रोल नंबर है ये आपका सुपर की कहलाएगा। तो सुपर की क्या हुआ कि या वन एट्रीब्यूट या एक से ज़्यादा वो वाला एट्रीब्यूट जो कि आपके डेटाबेस के अंदर किसी भी डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करें। अब यूनिकली हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या तो आप खाली सिंगल रोल नंबर के थ्रू आप डेटा को रिकॉर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, या इन तमाम एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके भी आप कर सकते हैं। तो दोनों केसेस में हम इन तमाम एट्रीब्यूट को सुपर की कहेंगे। नेक्स्ट की आपके पास जो है वो आपकी है कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की क्या होती है, अ कैंडिडेट की इज़ अ मिनिमल सुपर की, ठीक है, विच कंटेन्स नो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट, ठीक है। नो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है, ठीक है, कि वो कीज़, ठीक है, जिसमें आप एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट को ऐड ना करें, ठीक है। पॉसिबल वो वाले एट्रीब्यूट हों जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करें। किस तरह के मैं आपको एग्जांपल दूँ, ठीक है। एक टेबल के अंदर अगर आपके रोल नंबर है, ठीक है, फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, ये कैंडिडेट्स की कहलाएंगे। किस तरह कैंडिडेट की कहलाएंगे, रोल नंबर भी यूनिक होता है, ठीक है, सारों का। फ़ोन नंबर भी एक स्टूडेंट्स का यूनिक ही होगा, ईमेल आईडी भी जो है यूनिक ही होगी। तो इन तमाम को अगर आप कंबाइन कर लें, ठीक है, तो ये आपका कैंडिडेट की कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप खाली रोल नंबर को भी ले लें तो फिर भी वो एज ए कैंडिडेट की आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के अगर हम इसकी देखें, ठीक है, तो रोल नंबर जो है बेसिकली, ठीक है, लास्ट टेबल के अंदर हमने देखा कि नेम को हमने यूज़ किया सुपर की। अब क्वेश्चन ये होता है कि कैंडिडेट की और सुपर की के दरमियान आपस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि दोनों का डिफरेंस सिंपल ये है, ठीक है, कि यहाँ पर आपने वो वाले एट्रीब्यूट लेने होते हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करें। यूनिकली आइडेंटिफाई का मतलब क्या है कि वो रिपीट ना हो, वो वाला एट्रीब्यूट जिसके अंदर वैल्यूज़ जो है वो रिपीट ना हो। जिस तरह रोल नंबर है, एक स्टूडेंट्स का एक ही रोल नंबर होगा। इसी तरह अगर फ़ोन नंबर है तो एक स्टूडेंट्स का एक ही फ़ोन नंबर वही उसी स्टूडेंट्स का हो सकता है, वही फ़ोन नंबर किसी और स्टूडेंट्स का नहीं हो सकता।
इसी तरह अगर एक ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी एक स्टूडेंट्स की होगी, एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स की सेम ईमेल आईडी नहीं हो सकती। तो वो वाले एट्रीब्यूट, ठीक है, जिसको आप यूनिकली यूज़ करें डेटा को, तो वो तमाम एट्रीब्यूट आपके एज अ कैंडिडेट की कहलाएंगे। ऑन द अदर हैंड सुपर की के अंदर क्या होता है कि सिंपल एक एट्रीब्यूट वो वाला होना चाहिए जो कि आपके डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करें, बाकी तमाम एट्रीब्यूट आपके यूनिकली हो या ना हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों का मेन डिफरेंस है, ठीक है। अब खाली रोल नंबर अगर सिंगल एक की है तो उसको भी हम एज अ कैंडिडेट की कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी की है वो है फॉरेन की, ठीक है। अब सॉरी, फॉरेन की से पहले प्राइमरी की क्या होती है, ठीक है, एक सिंगल एट्रीब्यूट मींस के एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट इसके अंदर नहीं हो सकते, ठीक है। कैंडिडेट की में आप एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट को कंबाइन कर सकते हैं। सुपर की के अंदर भी आप एक से ज़्यादा की को एट्रीब्यूट को कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की के अंदर आप एक से ज़्यादा की को कंबाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो की एट्रीब्यूट, ठीक है, जो कि एक सिंगल एट्रीब्यूट हो और वो किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे टेबल के अंदर, तो उस की को हम बेसिकली प्राइमरी की कहते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया रोल नंबर है, ठीक है, तो रोल नंबर सिंगल अगर आप एक एट्रीब्यूट को कंसीडर कर रहे हैं किसी भी डेटा को फाइंड आउट करने के लिए, जिस तरह 145 है अली का, 246 है शहजाद का, तो ये 145 जो बेसिकली आपका है ये आपका एक प्राइमरी की कंसीडर होगा। तो ये रोल नंबर का जो आपका एट्रीब्यूट है बेसिकली आपकी एक प्राइमरी की है, ठीक है। एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट आप इसके अंदर कंबाइन नहीं कर सकते, लेकिन कैंडिडेट्स और सुपर की के अंदर आप एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट को भी कंबाइन कर सकते हैं। ये बेसिकली मेन डिफरेंस है इनका। उसके बाद लास्ट जो आपकी की है वो आपकी है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन का मतलब होता है आउटसाइड, मीन बाहर से आना, किस चीज़ का बाहर से आना उसको हम फॉरेन कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल इंग्लिश के अंदर। अब फॉरेन की आपका क्या है, वो एट्रीब्यूट है टेबल के अंदर, ठीक है, whose values match as a key primary key in another table, ठीक है, जिसकी दूसरे टेबल के अंदर वो वाला एट्रीब्यूट एज अ प्राइमरी की हो, ठीक है, लेकिन एक फर्स्ट टेबल के अंदर वो उसको रिलेट करे, तो उस की को हम बेसिकली फॉरेन की कहते हैं। अगर आप टेबल के अंदर देखें तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब ये एक टेबल है एम्प्लॉइज़ का जिसके अंदर एम्प्लॉई का डेटा पड़ा हुआ, दूसरा मेरा टेबल है डिपार्टमेंट का। अब एम्प्लॉई का डिपार्टमेंट टेबल के साथ आपस में रिलेशनशिप है। किस तरह रिलेशनशिप है, लेट सपोज अगर एक एम्प्लॉई है एहसन के नाम से, ठीक है, एहसन जिस डिपार्टमेंट में काम करता है उस डिपार्टमेंट का नंबर है D1। अब सेम ये वाला कॉलम इस टेबल के अंदर भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। डिपार्टमेंट D1, डिपार्टमेंट का नेम क्या है, D1 का सेल्स है, डिपार्टमेंट की लोकेशन क्या है, लेट सपोज कराची है। तो अब ये वाला एट्रीब्यूट जो है, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर, ये इस डिपार्टमेंट टेबल के अंदर एज अ प्राइमरी की है, और इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर ये डिपार्टमेंट नंबर जो है एज अ फॉरेन की कहलाएगा। तो फॉरेन की बेसिकली क्या हुआ, वो की जो कि दो टेबल के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करता है, उस की को हम बेसिकली फॉरेन की कहते हैं। अब ये फॉरेन की जो है एक टेबल में एज अ फॉरेन की यूज़ होगा, ठीक है, दूसरे टेबल में वो एज अ प्राइमरी की के तौर पर यूज़ होगा। प्राइमरी की क्या होता है, मैंने आपको बताया कि प्राइमरी की किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, लेकिन वो सिंपल सिंगल एट्रीब्यूट हो सकता है, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट को कंबाइन आप नहीं कर सकते। तो फॉरेन की बेसिकली क्या है, डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, और एम्प्लॉय टेबल के अंदर और डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नंबर जो है, ये दोनों का आपस में एक रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। इन रिलेशनशिप को जिस की के थ्रू या जिस एट्रीब्यूट के थ्रू हम क्रिएट करते हैं उस एट्रीब्यूट को हम फॉरेन की कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप इसकी देखें, जिस तरह ये आपका एक टेबल है स्टूडेंट्स का, ठीक है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स की आईडी है, नेम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है और कोर्स आईडी है। दूसरे टेबल आपके कोर्स का है, ठीक है, कोर्सेज़ का, जिसके अंदर कोर्सेज़ के आईडीज़ है और कोर्सेज़ के नेम है। अब यहाँ पर अगर आप देखें कोर्सेज़ आईडी का एट्रीब्यूट है और यहाँ पर आपके दूसरा कोर्सेज़ का एट्रीब्यूट है। तो इन दो टेबल्स का आपस में एक रिलेशनशिप जो हमारे पास है वो क्रिएट हो गया,
ठीक है। तो इस टेबल के अंदर जो आपके ये स्टूडेंट्स का टेबल है, जो आपका ये एट्रीब्यूट है, इस एट्रीब्यूट को हम बेसिकली फॉरेन की कहेंगे, और इस टेबल के अंदर ये जो आपकी कोर्स आईडी का एट्रीब्यूट है, इसको हम एज अ प्राइमरी की कहेंगे। और इस टेबल के साथ आपस में एक रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट हुआ है, और वो रिलेशनशिप किसके थ्रू क्रिएट हुआ हुआ, इस फॉरेन की के थ्रू। आई होप आपको फॉरेन की समझ आ गई होगा, प्राइमरी की क्या होता है। तो ये थी कुछ कीज़ डेटाबेसिस के अंदर जो हम यूज़ करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ईआरडी का। अगर आपको ईआरडी समझ आ जाती है तो आप डेटाबेसिस ईजिली क्रिएट कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो इसको आप समझें, ठीक है। इसकी एक असाइनमेंट मैं आपको दूंगा, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ मोर क्लियरली हो जाए, ठीक है। कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो उसको हम लाइव सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, हाफिज़।